बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप परेशान रहते हैं तो आपके असाब क्या क्या कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी, दिल की दीवार मोटी, जी हाँ, इस सारे के सारे काम परेशान असाब भी कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम बहुत परेशान नहीं, लेकिन फिर भी उनके असाब इसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं। उसकी क्या निशानियाँ हैं और ब्लड प्रेशर के लिए असाब जिस्म में कैसे काम करते हैं, ये आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। नंबर 1, सबसे पहले ये कि हमें आम तौर पे दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है असाब को। एक है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है हमारा फ़ाइट एंड फ्राइट के हार्मोन से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जब अगर हमें गुस्सा आता है, बहुत परेशानी होती है, तो उस वक़्त जिस्म में क्या कैफियत होती है। दिल की रफ़्तार तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट की फीलिंग होती है, हाथ थोड़े से कँपा सकते हैं, बीपी बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। और ये अगर हम शुरू के लिहाज से देखें तो इंसान में सर्वाइवल के लिए ये सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत अहम था। शुरू से जब अगर हम देखें तो जंगल के ज़माने में जब इंसान रहा करते थे, तो जब शेर सामने नज़र आता था तो यही वो सिस्टम था जो मसल्स को अचानक सप्लाई ज़्यादा करता था, बीपी बढ़ाता था और इंसान दौड़ के अपनी जान बचा लेता था। या दूसरी तरफ में अगर उसे शिकार नज़र आता था उसके पीछे वो फुल ताकत से भागता था और जो भी उसके पास हथियार था वो अपने उस शिकार को पकड़ लेता था। लेकिन अब वो शेर तो चला गया, अब वो सांप भी वैसे नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हमें शेर और सांप की तरह ही लगते हैं। और हमारा जिस्म उसी तरह बिहेव करता है जैसे कोई बहुत बड़ी जानी दुश्मन किस्म की कैफियत उसके सामने आ चुकी है। हालांकि अगर उससे कम रिस्पांस भी किया जाए तो गुजारा हो सकता, लेकिन ये चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही होती है। और हमें आज आइडेंटिफाई करना है इस वीडियो में कि वो किस निज़ाम के तहत चलती है। फिर हम अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को अगर कंट्रोल करना हो या अपने असाब को कंट्रोल में रखना हो तो फिर क्या किया जाए। दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसका मतलब है कि हम कूल एंड काम रहें, सब पुरसुकून रहें, दिल की रफ़्तार थोड़ी सी मध्यम पड़ जाए, हमें फीलिंग ऐसी है कि सब ठीक है। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे को चला जाए, दिल की रफ़्तार भी थोड़ी सी नीचे को चली जाए। और ब्लड प्रेशर और दिल की रफ़्तार और सारी चीज़ें इकट्ठी देखने से हमें पता चलता है कि इंसान पुरसुकून है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। अब होता क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो फ़ाइट एंड फ्राइट के हार्मोन्स को ज़्यादा छेड़ देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को छेड़ देती हैं। सबसे पहले फ़ाइट एंड फ्राइट या घबराने के लिए जो हमारा बटन्स हैं जिस्म के अंदर वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो घबराने के बटन एक लगा हुआ है हमारा कैरोटिड कीमोस रिसेप्टर्स पे ऊपर, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी सेंस की जाती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको रात को ऑक्सीजन की कमी होती है और उनका बीपी बढ़ जाता है, वो घबरा के उठ के भी बैठ जाते हैं, बड़ी घबराहट किसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती और सुबह वो फ्रेश भी नहीं उठते। उसकी वजह से जब ये लंबे अरसा तक खराटे ज़्यादा आते हैं और नींद इस तरह ख़राब रहती है तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे गुर्दे के बीच में से जो असाब निकल रहे होते हैं हम उसे रीनल एफरेंट्स कहते हैं, यानी कि गुर्दे के बीच में से जो असाब दिमाग को बता रहे होते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। वो भी बटन है जहाँ पे ये फ़ाइट एंड फ्राइट के हार्मोन्स ऑन हो जाते हैं। और जब वो ऑन हो जाते हैं तो वो सब कुछ करते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उनकी डिटेल मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और वो हम सब लोगों को पता होना चाहिए ताकि हम इस चीज़ पे फोकस कर सकें कि हमने अपने असाब को भी मज़बूत रखना है और उसके लिए सेहतमंद आदत भी अपनानी।
तीसरे नंबर पे हमारे मसल्स के बीच में से भी कुछ एफरेंट्स निकलते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, और वो एक्सरसाइज के दरमियान हमारा बीपी थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, लेकिन वो एक सेहतमंद एक्टिविटी है यूजुअली, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर के लिए बीपी बढ़ता है, जब हम रेस्ट करते हैं तो वो बेहतर हो जाता है, तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो फ़ायदे की चीज़ बन जाता, क्योंकि वो मुसलसल स्ट्रेन नहीं होता, वो जिस्म को एक दूसरा टेस्ट फराहम करता है, और उसके बाद फिर वो जब रिलैक्स करता है तो ये जिस्म के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह होता, और उसके अंदर एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में बीपी कंट्रोल में हेल्प करती है। फिर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक चीज़ होती है जिसको मैं अपनी कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, बैरोरिसेप्टर्स। वो कैरोटिड में भी लगे होते हैं, वो हमारी एओर्टा के अंदर भी लगे होते हैं, वो हमारी लंग्स के अंदर से जो वेसल्स वापस और जा रही होती हैं उनमें, और हमारी बड़ी बड़ी वेन्स जो दिल को सप्लाई कर रही होती हैं उनके अंदर भी लगे होते हैं। अब जब उनको ट्रिगर मिलता है तो वो असल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं कि आप थोड़ा सा हौसला करें। वो ट्रिगर इस तरह होते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है तो वो अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने, आप जिस पे भी यकीन रखते हो, कोई तो क्रिएटर है इस जिस्म का, उसने एक निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि वो जो ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ से बटन ऑन हो जाता है, वो सिग्नल ऊपर जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो सारा निज़ाम को ठंडा कर दो, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम कर दो ताकि बीपी बेहतर हो जाए। तो उससे फिर दिमाग में एक न्यूक्लियस होता है जिसकी नाम बताने की ज़रूरत नहीं, वो मुश्किल सा न्यूक्लियस है, डॉक्टरों को समझाना होगा। आम लोगों के लिए दिमाग को सप्लाई गई और उसके बाद दिल को हुक्म मिला कि आप इसकी रफ़्तार कम कर दें, तो दिल की रफ़्तार कम हो जाती। फिर उसकी पंपिंग को कहा जाता है आप थोड़ी सी कम कर दो, बीपी पहले से ही ज़्यादा है, रिलैक्स रहो, तो दिल भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता। इसके साथ फिर नीचे जब पैगाम जाता है तो वो गुर्दों तक भी जाता है, तो वो सोडियम की रिटेंशन कम कर देते हैं। जो हमारी खुराक के अंदर सोडियम होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो पेशाब में फिर जाना शुरू हो जाता। उसके अलावा मसल्स के अंदर पैगाम जाता है कि वो भी रिलैक्स हो जाए, उनमें भी कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। इसके साथ एड्रीनल ग्लैंड्स लगे होते हैं, उनमें से भी कुछ हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, उनको भी पैगाम चला जाता है कि एल्डोस्टेरॉन को अभी एक्सक्रीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये रिवर्स हो और किसी असाबी प्रॉब्लम की वजह से ये जो से हमारे सारे बटन्स हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये बटन्स असाबी कमज़ोरी के अंदर ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, और ज़्यादातर केस के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है इनके डिसफंक्शन की वजह से। और जब ये असाब ख़राब हो जाते हैं तो फिर सुने कि क्या होता। अब होगा ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा भी तो ऊपर ब्रेन को ये सप्लाई नहीं पहुंचेगी कि अब आप ब्लड प्रेशर को कम करें, नतीजतन दिल की रफ़्तार बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से धड़केगा, तो एरिथमियाज़ या एट्रियल फिब्रिलेशन के मसाइल आ जाते हैं। दीवार जो सी हार्ट की है वो मोटी हो जाती है, हम उसे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी कहते हैं। फिर उसके बाद मसल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये असाब अरसे दराज तक ख़राब रहें तो इनसे शुगर भी हो सकती है, और ये अजीब सी बात है कि असाब की ख़राबी बीपी भी कर रही है और शुगर भी कर रही है, लेकिन जब मसलसल कोई परेशानी अरसे दराज तक रहे, या पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो हर चीज़ की टेंशन लेते हैं, या कुदरती तौर पे ये दोनों मसले नहीं हैं लेकिन जेनेटिकली कोडेड है कि उनके असाब में ये प्रॉब्लम है, तो उस सूरत के अंदर वो शुगर और ब्लड प्रेशर का बाइस बन जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि असाब की ये ख़राबी का मतलब कतई नहीं है कि वो इंसान बुज़दिल या बहादुर है। बाज़ औक़ात जेनेटिकली कोडेड होता है, और बड़े बहादुर लोग भी होते हैं, असाब के मज़बूत लोग भी होते हैं, लेकिन इंटरनली ये बटन्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं और उसकी वजह से शुगर और बीपी के मसाइल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस पे इसके असर होते हैं। तिल्ली पे असाब सप्लाई कर रहे होते हैं, तिल्ली हमारी बाईं साइड पे होती है, इस जगह पे, वहाँ पे खून के खुलिये, सफ़ेद खून के खुलिये बनते हैं और वहाँ से वो टारगेट होते हैं, उनको असाइन होता है कि जनाब आप फ़लानी जगह जाएं, इन्फेक्शन हो रहा है, उसे कवर करें, आप खून की नालियों का ख्याल रखें, आप इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो टी सेल्स ख़राब हो जाते हैं
اور وہ ہماری ہی خون کی نالیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ایتھیروسکلروسس یا جس کو ہم عام زبان میں چکنائی کا جمنا کہتے ہیں وہ پرابلمز ہوتے ہیں، اس سے فالج، دل کے مسائل، یہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے، اور اگر لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہوا تو میں کسی ایک چیز میں خاص طور پہ شوگر کے بارے میں اور اعصاب سے اس کا کیا لنک ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو کہ اگر ہم خوراک بری نہیں بھی کھا رہے، ہم باقی چیزیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اعصاب ہمارے بہت زیادہ تناؤ کا اور پریشانی کا شکار ہیں، یا ہمارے جسم کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل بڑے عرصے سے بڑی تیزی سے دھڑکتا ہے، اور عام لوگوں میں عام سچویشن میں بھی ہارٹ ریٹ نارمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی مریض کا زیادہ ہی رہتا ہے عام سچویشن میں، تو وہ زیادہ رسک پہ ہیں۔ وہ لوگ بھی زیادہ رسک پہ ہیں جن کا بلڈ پریشر ویسے تو ٹھیک رہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے کلینک میں آئیں تو ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، جسے ہم وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔